तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल। तो सौरमंडल में सबसे पहले हम समझते हैं हमारा जो सोलर सिस्टम है यानी सौर परिवार है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मैं बना रहा हूँ सन। सन की सबसे पहले जो प्लेनेट है वो है मरकरी यानी कि बुध। इसके बाद दूसरा प्लेनेट है शुक्र। सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा जो ग्रह है ये है हमारी पृथ्वी। फिर इसके बाद है मार्स यानी कि मंगल। फिर इसके बाद जो प्लेनेट है उसका नाम है जुपिटर, बृहस्पति। देन इसके बाद अगला प्लेनेट होगा हमारा सैटर्न, शनि। शनि प्लेनेट के अराउंड कुछ इस तरह से रिंग बने हुए हैं जो कि टोटल 7 रिंग हैं, जिनको हम ए से जी तक के नामों से जानते हैं। यानी कि टोटल 7 रिंग और जिनके नेम ABCDEFG तक होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट जो प्लेनेट है वो है अरुण, और इसके बाद लास्ट प्लेनेट होगा हमारा वरुण। तो ये है हमारा सौर परिवार यानी कि सोलर सिस्टम, सौर मंडल। तो इसमें टोटल आप देखो तो 8 हैं प्लेनेट और एक है सूर्य। 8 प्लेनेट और सूर्य को मिला के बनता है सौर परिवार यानी कि हमारा सोलर सिस्टम। तो इसमें सूर्य के बाद के 4 प्लेनेट के पहले तो आपको नाम याद रखने हैं, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी ये आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। सबसे पहला जो बुध ग्रह है ये सूर्य से लगभग 5 करोड़ किलोमीटर दूर है। 5 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारा जो शुक्र है वो सूर्य से लगभग 10 करोड़ किलोमीटर दूर है। ऐसी अर्थ 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये मैं लगभग आपको अप्रॉक्स में बता रहा हूँ। अप्रॉक्स में भी आप इसको अगर याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। सूर्य से सबसे पहला प्लेनेट 5 करोड़ किलोमीटर, फिर उसके बाद 10 करोड़ किलोमीटर, और फिर हमारी अर्थ 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और इसके बाद ये जो प्लेनेट हैं यहाँ पे 22 करोड़, फिर और आगे चेंज होते रहता है। मिनिमम आपके लिए जितना जरूरी है उतने ही चीजें यहाँ पे हम लेके चलेंगे। फिर इसके बाद देखें तो ये जो 4 प्लेनेट हैं सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों ग्रहों को हम कहते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह। अब अगर ये चारों आंतरिक हैं तो ये चारों होने वाले हैं बाह्य या गैसीय ग्रह। बाह्य या गैसीय ग्रह, आंतरिक और ठोस ग्रह। अच्छा, ये अंदर वाले जो चारों प्लेनेट हैं ये हमारे ठोस ग्रह हैं, यानी कि इन पे कुछ ना कुछ सरफेस है, इनका स्ट्रक्चर है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी मेटल के या किसी ना किसी एलिमेंट के बने हुए हैं। जबकि ये चारों के चारों प्लेनेट बाद वाले ये केवल और केवल गैस के बहुत बड़े गोले हैं और केवल ये गैस है। ओके, तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में हमने इनको डिवाइड किया, और सीक्वेंस तो आपको याद रखना ही है। सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये हमारा जो है सीरीज बनेगी। तो सबसे पहले बुध, शुक्र, अगर इनके इंग्लिश में अगर आपको नेम चाहिए तो मरकरी, वीनस, अर्थ, देन मार्स, फिर जुपिटर,
फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसकी एक इंग्लिश में एक ट्रिक भी बन जाती है, माई वेरी एफिशिएंट मॉम जस्ट सर्व अस नट। माई वेरी एफिशिएंट मॉम जस्ट सर्व अस नट। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। और हिंदी के लिए आपको इसको याद रखना होगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर बाहरी ग्रहों में बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो इस तरह से हमारा ये सोलर सिस्टम तैयार है। अब चूंकि यहाँ पे आंतरिक और बाह्य ग्रह आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ डिवीजन होगा, इसमें कुछ कोई ना कोई और चीज भी है। तो इसमें एक बेल्ट है बेसिकली, इसमें इस तरह से बेल्ट है, और इसमें जो बेल्ट का स्ट्रक्चर बनाता है वो, इसको सबसे पहले तो हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पट्टी। क्षुद्र ग्रह पट्टी यानी कि एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये बेल्ट बेसिकली जो हमारे प्लेनेट के टूटे टुकड़े हैं या फिर धूल जलवाष्प आदि चीजों से मिलके बनी हुई है, यानी कि इस तरह से एक आपको यहाँ पे बेल्ट सी दिखेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने आंतरिक और बाह्य ग्रहों में यहाँ पे चीजों को डिवाइड किया। तो शुद्ध ग्रह पट्टी किन दो प्लैनेट्स के बीच में है? तो ये है मार्स और जुपिटर के बीच में शुद्ध ग्रह पट्टी। और ये किस चीज से बनी हुई है? तो ये बनी है हमारे इन्हीं प्लैनेट्स के टूटे हुए खंडों से, और इसके अलावा इसमें धूल मिट्टी बहुत सारा डस्ट है ना, इन चीजों के पार्टिकल से बना हुआ है। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट। इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कुछ चीजें। अब देखो, ये जो हम सौरमंडल पढ़ रहे हैं, ये सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड का भाग है। अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे बड़ी जो इकाई है हमें पढ़नी, वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बाद जो चीजें आती हैं वो आती हैं आकाश गंगाएं। ब्रह्मांड कितने हैं? एक ब्रह्मांड, यानी कि एक ही तो है पूरा जगत, है ना। ब्रह्मांड इसमें एक हुआ। इसके बाद जो हमें पढ़ना होता है, जिसके अंदर हम आएंगे, वो होगा आकाश गंगाएं। आकाश गंगाएं, आकाश गंगाएं मैंने लिखा है मतलब मल्टीपल हैं। तो कई सारी आकाश गंगाएं हैं, लगभग 10,000 मिलियन, 10,000 मिलियन। कल्पना करिए कितना है ये नंबर, 10,000 मिलियन। एक आकाश गंगा 2, 100, 1000, 10,000 मिलियन। केवल 10,000 नहीं, 10,000 मिलियन आकाश गंगाएं हैं हमारे पूरे ब्रह्मांड में। तो एक विश्व यानी कि एक अनंत जो ब्रह्मांड है शून्य, और इसके फिर 10,000 मिलियन आकाश गंगाएं, और फिर इन आकाश गंगाओं में से अपनी एक आकाश गंगा जो कि है मिल्की वे। मिल्की वे हिंदी में कहेंगे दुग्ध मेखला। मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला, ये मंदाकिनी है हमारी। मिल्की वे या दुग्ध मेखला, ये आकाश गंगा है हमारी, आकाश गंगा है हमारी आकाश गंगा है। तो इस तरह अगर हम देखें, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या बन गया? मिल्की वे, दुग्ध मेखला या मंदाकिनी, इसी को बोले जाते हैं। अलग अलग नाम से आप इसको अलग अलग जगह पे देख सकते हो, मंदाकिनी, दुग्ध मेखला, मिल्की वे। अच्छा, अब आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा बेसिकली एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे तारे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा तारे होंगे तो ऑब्वियसली वहां पे और भी चीजें होंगी, जैसे ग्रह होंगे, शुद्ध ग्रह होंगे, ये सब चीजें यहाँ पे होंगी। जो आकाश गंगाएं हैं इनके अलग अलग आकार होते हैं। ये सर्पाकार होते हैं। सर्पाकार यानी कि ये इस तरह से आकार हो सकता है इनका,
या इसी में ये सर्कुलर हो सकते हैं इस तरह से, और इसके अलावा दीर्घवृत्ताकार होते हैं। तो बेसिकली बहुत टाइप की ये आकाशगंगाएं होती हैं। हमारे लिए काम की बात ये होगी कि हमारी जो आकाशगंगा है वो किस तरह की है। तो हमारी आकाशगंगा है सर्पिलाकार या सर्पाकार। तो हमारी आकाशगंगा जिसका नाम दुग्ध मेखला है उसका आकार है सर्पिलाकार। तो स्पाइरल, बेसिकली स्पाइरल कहते हैं इंग्लिश में। तो सर्पिलाकार हमारी आकाशगंगा है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना आपको, हमने बस इतनी सी बात अभी तक समझी है। ये तो हम बाद में देखेंगे। अगर हम देखें पूरा ब्रह्मांड जो भी आपको नजर आता है या जो नजर नहीं आता है वो सब ब्रह्मांड है जो कि एक है, और उसको डिवाइड किया गया है आकाश गंगाओं में। और आकाश गंगाएं हमारे पास बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, और लगभग 10,000 मिलियन के बराबर आकाश गंगाएं होने का अनुमान है। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। और इन्हीं आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा में हम भी रहते हैं जिसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे, दुग्ध मेखला या मंदाकिनी, और इसका आकार जो है सर्पिलाकार है। तो इतनी सी बात हमने अभी तक समझी है। और इसी आकाश गंगा में अब हमारा ये सोलर सिस्टम भी होगा। तो इस पे आने से पहले एक और छोटी सी बात हम समझ लेते हैं। प्रारंभ में हमारे पास में चूंकि बहुत सारे यंत्र नहीं होते थे। अभी तो हमारे पास दूरबीन है ना, जिससे हम देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से हम देख सकते हैं, तो बता सकते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें हैं, प्लेनेट हैं या और आकाश गंगाओं पे और ज़्यादा रिसर्च कर पा रहे हैं। बट पहले के टाइम पे बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज होती थी। कुछ लोग बताते थे कि जो सन है वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है। सन जो है वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगाती है। और कुछ लोगों ने कहा कि जो मंदाकिनी है वो ही पूरा ब्रह्मांड है, और ये सन मंदाकिनी का सेंटर है, इसी के अराउंड सारी चीजें चल रही हैं। और किसने कहा कि अर्थ जो है मंदाकिनी का सेंटर है, इसी के अराउंड सारा सन वगैरह सब कुछ इसके अराउंड चल रहा है। तो इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, बट हमें इन सब चीजों में नहीं पढ़ना। अभी हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा अर्थ है उसको सन के अराउंड चलना है, या जो सन है उसको अर्थ के अराउंड चलना है। फाइनल कंक्लूजन हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रह्मांड के बारे में देखें। तो जो ब्रह्मांड का अध्ययन है, ब्रह्मांड को कॉस्मोस कहते हैं इंग्लिश में। ब्रह्मांड यानी कि कॉस्मोस, तो कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहेंगे, कॉस्मोलॉजी कहेंगे। अब देखो, सबसे पहले एक व्यक्ति हैं टॉलमी। टॉलमी ने बताया, ये बहुत पहले बताया, अभी नहीं बताया इन्होंने लगभग 140 ईस्वी में बता दिया कि जो अर्थ है वो पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है। तो बेसिकली पूरे अर्थ को, जो पूरा का पूरा हमारा अर्थ है, इसको सेंटर बताया, इसका पूरे के पूरे ब्रह्मांड का अर्थ को सेंटर बताया। क्योंकि अर्थ को सेंटर इन्होंने बताया, तो इस थ्योरी को हम कहते हैं भूकेंद्रीय थ्योरी, भूकेंद्रीय सिद्धांत, भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय यानी कि जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, या ये थ्योरी किसने दी, तो टॉलमी ने दी। इन्होंने क्या बताया कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड का जो सेंटर है वो है अर्थ, यानी कि अर्थ के अराउंड सारी चीजें हो रही। ठीक है भाई, 140 ईस्वी में बताया है, तो बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। कम से कम बता तो दिया कि कुछ घूम रहा है। हमें तो पता ही नहीं होता था कि कुछ घूम रहा है, हम तो मानते थे कि सब कुछ रुका हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट
कोपरनिकस नाम के व्यक्ति निकोलस कोपरनिकस ने बताया, और ये अभी हाल ही में बताया, यानी कि 400-500 साल पहले बताया इन्होंने, कि जो अर्थ है वो सेंटर नहीं है, सन जो है वो सेंटर है। सन को सेंटर बताया तो इसको हम क्या कहेंगे? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, हेलिसेंट्रिक थ्योरी। तो हेलिसेंट्रिक थ्योरी 1540 के अराउंड इन्होंने दी थी। तो 1540 में कोपरनिकस ने बताया कि जो केंद्र है वो सूर्य है, और पूरे ब्रह्मांड का केंद्र अब सूर्य को माना जाने लगा। बाद में दूरबीन और भी यंत्रों का जब आविष्कार हुआ तो फिर जाके क्लियर हुआ कि ये सूर्य जो है ये पूरे ब्रह्मांड का नहीं, केवल और केवल केपलर का ग्रही गति नियम जब आएगा तो केपलर ने बताया कि ये सन सेंटर तो है, लेकिन सन केवल और केवल हमारा सोलर सिस्टम का सेंटर है। ये मंदाकिनी के केंद्र में भी नहीं है, और ये पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10,000 मिलियन आकाश गंगाओं के केंद्र में सूर्य ऐसा नहीं है। ये केवल और केवल हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, और ये मंदाकिनी जो कि हमारी आकाश गंगा है उसके भी सेंटर में नहीं है। ये बताया हमारा केपलर की ग्रही गति के नियम में। क्लियर? इतनी सी बातें। आपको कुछ मेन चीजें ध्यान रखनी है, जैसे ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी होता है। ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। कितनी हैं? अनंत हैं। लगभग अभी हम कहें तो 10,000 मिलियन है, और इसके अलावा और भी ज्यादा हो सकती हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे, मंदाकिनी या दुग्ध मेखला। कैसा आकार है उसका? स्पाइरल आकार है, सर्किल आकार है। इसके अलावा जो टॉलमी का मत है वो क्या मत है? तो भू केंद्रीय सिद्धांत है, यानी कि जियोसेंट्रिक थ्योरी है। कब दी थी? 140 ईस्वी में दी है। इसके अनुसार पूरे ब्रह्मांड का केंद्र भूमि है, यानी कि हमारी अर्थ है, जो कि बाद में जाके गलत हो जाएगी। फिर कोपरनिकस ने 1540 में बताया कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र अर्थ नहीं सूर्य है। तो उसके बाद फिर ये विचारधारा आगे चलेगी, जिसमें सूर्य को हम केंद्र कहेंगे और हेलिसेंट्रिक थ्योरी होगी। फिर इसके बाद फाइनली केपलर ने बताया कि जो सन है वो केवल सोलर सिस्टम का सेंटर है, ना तो ब्रह्मांड का केंद्र है और ना ही मंदाकिनी का केंद्र है। तो इस तरह से हमारा मंदाकिनी तक की चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अब हमारी मंदाकिनी में यानी कि मिल्की वे में जो हमें सिस्टम पढ़ना है वो है ये सोलर सिस्टम, जिसमें कई सारे तारे हैं। अगर हम अपनी मंदाकिनी की बात करें, यानी कि मिल्की वे दुग्ध मेखला की बात करें, तो इसमें बहुत सारे तारे हैं फिर से, और कई सारे ग्रह हैं, शुद्ध ग्रह हैं, है ना, ड्वार्फ प्लेनेट हैं, और इसके अलावा बहुत सारे अन्य चीजें भी यहाँ पे हैं जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट में हमें दिख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन प्लैनेट्स के बारे में थोड़ी सी चीजें समझना। तो हमारी मंदाकिनी और हमारा सोलर सिस्टम इस तरह से यहाँ पे वर्क करते हैं, थोड़ा सा हम एक बार इसको समझेंगे। सपोज ये हमारी मंदाकिनी है, क्योंकि इसका आकार सर्पिल आकार है तो इस तरह से रहने वाली है। और इसमें मंदाकिनी में जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे है। इसमें यहाँ पे सन हो गया, और उसके बाद ये सारे प्लैनेट होगा। तो ये सन जो है मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, सन मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, और सारे प्लैनेट सन के अराउंड चलते हैं। ये सारे के सारे प्लैनेट जो हैं ये सूर्य के अराउंड चलेंगे। अभी हम देखेंगे दो तरह की गतियां करते हैं सभी प्लैनेट और सभी स्टार भी। और सूर्य जो है वो मंदाकिनी का चक्कर लगाएगा, तो सूर्य ने चलना है मंदाकिनी के अराउंड और प्लैनेट ने चलना है सन के अराउंड। तो सन का एक चक्कर लगाएगा सभी ग्रह, सन का चक्कर लगाएंगे सभी प्लैनेट, और खुद सन किसका चक्कर लगा रहा होगा? इस मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा होगा। तो मंदाकिनी
और सारे प्लेनेट, सभी चीजें दो तरह की गतियां करते हैं, इसको हमें समझना है। तो सूर्य और सभी ग्रह दो तरह की गतियां करेंगे, जिसमें एक गति होगी परिक्रमण और एक गति होगी परिभ्रमण। परिक्रमण और परिभ्रमण दो तरह की गतियां होंगी। तो परिक्रमण का मतलब है परिक्रमा करना। परिक्रमा करेंगे तो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर हम परिक्रमा करेंगे, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर में होगा। तो परिक्रमण का मतलब सन के अराउंड, सन के चारों ओर। अगर हम ग्रहों के बारे में बात करें तो सन के चारों ओर सभी प्लेनेट चक्कर लगाएंगे। तो बुध का ऑर्बिट इस तरह से होगा, यानी कि बुध ऐसे चल रहा होगा। शुक्र जो है वो भी इस तरह से चल रहा होगा। किस डायरेक्शन में चलेगा ये भी हम आगे देखेंगे, ये इधर की ओर आएगा या इधर की ओर आएगा, फिलहाल चलेगा। अभी हमें इतना समझना है कि इसकी एक ऑर्बिट है फिक्स, जिसमें ये हमेशा इसी तरह से चलने वाला है। इस तरह से सभी की ऑर्बिट रहेगी। तो परिक्रमण यानी कि सन के चारों ओर, या अगर सन के कॉन्टेक्स्ट में तो मंदाकिनी के चारों ओर ये चलेगा। और परिभ्रमण का मतलब है सेल्फ यानी कि घूर्णन। तो ये सेल्फ रोटेट कर रहा होगा, सेल्फ रोटेशन होगा, तो इसको हम कहेंगे परिभ्रमण। जैसे इस तरह से घूमेगा, ये इस तरह से घूमेगा, तो ये परिभ्रमण है। और अगर इस मार्कर के सेंटर से लेके इस तरह से ये चलेगा तो ये परिक्रमण है। तो परिक्रमण यानी कि किसी के अराउंड और अपने ही चारों ओर घूमना, इस तरह से दोनों गतियां सभी प्लैनेट और सभी स्टार्स करने वाले हैं। ओके, अब इनका टाइम पीरियड जो है वो सभी का अलग अलग होगा। जैसे अगर हम देखें, बुध भी सूर्य का चक्कर लगाएगा, शुक्र भी इसका चक्कर लगाना है, पृथ्वी, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अरुण, वरुण, ये सभी सूर्य के चक्कर लगाएंगे। तो आप देखो जो बुध है इसके लिए चक्कर थोड़ा छोटा पड़ेगा, क्योंकि बुध को सूर्य के काफी नजदीक से ये गुजर रहा है, तो इसके लिए छोटा ये डायमीटर है, तो जल्दी क्रॉस करेगा। वहीं जुपिटर के लिए राउंड और बड़ा होगा, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा दूर से चलना है, तो इसके लिए राउंड और बड़ा होगा। वरुण के लिए ये और भी बड़ा होने वाला है। तो डिस्टेंस का जो सीक्वेंस है उसी क्रम में इनका परिक्रमण भी होता है। तो सबसे कम समय में सूर्य का एक चक्कर लगाएगा बुध, जो जितना नजदीक है वो उतनी जल्दी एक चक्कर सूर्य का लगाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे फास्ट होगा बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी को कितना समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में? 365 दिन। इसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सबसे ज्यादा समय में सूर्य का जो एक चक्कर लगाएगा वो होगा वरुण। हमें 2-3 सीक्वेंस पता होने चाहिए जो कि सोलर सिस्टम के ऑर्डर्स बनाते हैं। जैसे सबसे पहला आरोही क्रम, सूर्य से दूरी के क्रम में। तो सूर्य से दूरी के क्रम में अगर हम प्लेनेट को देखें, सूर्य की सबसे नजदीकी ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह, तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा मरकरी का। मैंने आपको इंग्लिश में ट्रिक भी बताई थी इसकी, हिंदी वाले ऐसे ही याद रखें, हिंदी वाले तो ऐसे भी होशियार ही होते हैं। तो सबसे पहला बुध, फिर उसके बाद शुक्र, तीसरा ग्रह है अर्थ यानी कि हमारी प्यारी पृथ्वी, फिर इसके बाद है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण, और लास्ट प्लेनेट वरुण। तो इस तरह से सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा हो गया? बुध। और सूर्य का सबसे दूर ग्रह कौन सा हो गया? वरुण। और हमने परिक्रमण काल की बात करी थी, तो सबसे जल्दी परिक्रमा कौन करेगा? बुध। उसके बाद
शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। इसी तरह लास्ट में सबसे ज्यादा परिक्रमण काल किसका होगा, तो वो होगा वरुण ग्रह। नेक्स्ट, जैसे सूर्य के सबसे नजदीक है, वैसे ही अगर मैं सूर्य से सबसे दूरस्थ प्लेनेट देखूं तो दूरस्थ में तब ये सीक्वेंस उल्टा होगा, यानी कि वरुण, अरुण, शनि, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम ये भी हमें ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ा आकार जो है वो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ये लगभग मैंने कोशिश करी है कि ये इसी शेप में बने। तो सबसे बड़ा बृहस्पति, तो सबसे नंबर 1 पे है बृहस्पति। गैसीय दानव भी इनको कहा जाता है, ये बेसिकली गैस के बहुत बड़े बड़े से गोले हैं। दूसरा जो ग्रह होगा वो होगा शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, और इसके बाद हमारे आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ी अर्थ है, अर्थ, और अर्थ के बराबर और अर्थ के लगभग सिमिलर शुक्र है, शुक्र। और फिर इसके बाद आता है नंबर मार्स का, मंगल, और लास्ट बुध। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया, बुध, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। काल, आरोही क्रम, परिक्रमण काल का आरोही क्रम। तो परिक्रमण काल का आरोही क्रम और कुछ नहीं, यही रहेगा, यानी कि जो इनके डिस्टेंस का हमारा क्रम है। तो परिक्रमा सबसे पहले, यानी कि सबसे छोटा नंबर पहले चाहिए, आरोही क्रम चाहिए। तो सबसे पहले बुध कंप्लीट करेगा, फिर शुक्र कंप्लीट करेगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इस तरह से ये परिक्रमण काल के आरोही क्रम में ही हमारे प्लेनेट होंगे। नेक्स्ट एक चीज और अगर हम देखें तो इनका घनत्व, डेंसिटी के बेस पे, तो डेंसिटी के बेस पे अगर हम देखें तो घनत्व यानी कि घनता, वो उसमें ठोस, कितना ठोस वो चीज है, कितनी उसकी घनता है। तो सर्वाधिक जो घनता है वो हमारी अर्थ की है, सर्वाधिक घनत्व किसका, अर्थ का। और अगर न्यूनतम घनत्व की बात करें तो न्यूनतम घनत्व है शनि का। तो न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह शनि। तो अगर शनि को उठा के पानी में फेंक दिया जाए तो शनि वहां पे तैरने लगेगा, यानी कि ये डूबेगा नहीं। और वैसे भी ये गैस है, तो इन सभी में सबसे हल्की गैस शनि के पास मौजूद है। और सबसे ज्यादा डेंस प्लेनेट कौन सा है, हमारा अर्थ है। इसके बीच का ऑर्डर आप पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं होगा हमारे लिए। तो ये कुछ सीक्वेंस थे, और अब हम सीधे आते हैं बुध के बारे में कुछ पॉइंट समझने की ओर। तो सबसे पहले हम क्या क्या समझेंगे, अब आई होप थोड़ा सा ओवरव्यू आपके माइंड में बन चुका होगा हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, हमारे यूनिवर्स के बारे में। तो अब उस चीज को थोड़ा सा हम प्लैनेट्स से समझेंगे तो क्लियर होंगी चीजें। सबसे पहला जो हमारा प्लैनेट है, यानी कि सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट भी है और सबसे नजदीकी प्लैनेट भी है सन के, जो कि है बुध, इंग्लिश में बोलेंगे मरकरी। तो मरकरी प्लैनेट के बारे में अब हम समझने जा रहे हैं। अगेन ये सन है, तो एक डॉट सा, इतना सा ये मरकरी है। सन का पूरा ये ऑर्बिट बनेगा पूरा, तो इतना बड़ा अगर सन है तो ये बुध है, यानी कि वाकई में भी ये इतना ही शेप में इनके डिफरेंस है। बुध बहुत छोटा है, सन जबकि काफी बड़ा है, और ये तो तारा है सूर्य, तो तारे वैसे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये हमारा पहला प्लेनेट है। फिलहाल हमें किसी भी प्लेनेट के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ बातें पढ़ेंगे। जैसे बुध, सबसे पहली बात तो इसका परिक्रमण काल, परिक्रमण काल क्या है। इसके अलावा परिभ्रमण काल क्या है, परिभ्रमण काल क्या है। इसके अलावा इसका सूर्य से दूरी कितनी है, सूर्य से दूरी कितनी है। देन इसके उपग्रह हैं या नहीं है,
उपग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे कि बुध के बारे में पढ़ रहे हैं तो बुध का व्यास कितना है, इसकी त्रिज्या कितनी है। ठीक है, इस तरह से हम चीजें थोड़ी बहुत देख लेंगे। तो सबसे पहले जो हम आगे पढ़ चुके हैं परिक्रमण और परिभ्रमण काल, तो थोड़ा सा इसको और एक बार समझेंगे हम। देखो, परिक्रमण का मतलब था किसी चीज के हम अराउंड परिक्रमा कर रहे हैं, और परिभ्रमण काल का मतलब था कि हम अपने ही चारों ओर घूम रहे हैं। की ऑर्बिट होगी, अब ये बुध की ऑर्बिट है, ये है ऑर्बिट ऑफ मरकरी, यानी कि मरकरी के जाने का रास्ता है ये। इस रास्ते पे मरकरी चलता है, और ये सन की अपनी सीमा है, यानी कि सन है यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हम समझ चुके हैं सूर्य से इसकी जो दूरी है वो लगभग 5 करोड़ किलोमीटर है, 5 CR किलोमीटर दूर है। तो ये वाला जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये है 5 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस। और अब इसके बाद सीमा आ जाती है किसकी, मरकरी की। ये मरकरी की ऑर्बिट है, तो मरकरी बेसिकली यहाँ पे चलता है इस तरह से, और यहाँ पे चलने के साथ साथ, अब मरकरी को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं। एक तो ये ऐसे चला, अच्छा क्या ये इधर की ओर चलेगा या इधर की ओर चलेगा, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। तो सारे के सारे प्लेनेट हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि इधर की ओर चलेंगे। क्लॉक कैसे चलती है, इधर की ओर, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। यानी कि जो इसमें सनराइज होगा, अच्छा इसका पहले तो हम लिख लेते हैं जो इसका परिक्रमण काल है। परिक्रमण काल अर्थात इसके सूर्य के अराउंड चलने का समय, परिक्रमण काल यानी कि सूर्य के अराउंड चलने का समय, यानी कि किसी के चारों ओर चलने का समय, और किसी का मतलब सूर्य, तो सूर्य के चारों ओर चलने में जो बुध है ये लेता है 88 दिन। पूरा चक्कर, एक चक्कर लगाने में बुध को 88 दिन लगते हैं। अच्छा, इससे वर्ष बनता है। परिक्रमण काल जो होता है ये बेसिकली एक वर्ष समय माना जाता है, एक वर्ष है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एक वर्ष होता है वो 88 दिनों का होता है। जैसे हमारे वहां पे 365 डेज का लगभग एक वर्ष होता है, वैसे यहाँ पे 88 डेज का एक वर्ष होता है। परिक्रमा हो गई। अच्छा, परिक्रमा किस डायरेक्शन में होगी, तो परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। अगर हम बात करें परिक्रमा की तो ये होगी एंटी क्लॉकवाइज, ACW, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर ये चलेगा। अच्छा, जहां पे भी एंटी क्लॉकवाइज चीजें चलेंगी, यानी कि प्लेनेट, कुछ ऐसे प्लेनेट भी हैं जो क्लॉकवाइज चलते हैं, तो जो भी प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं वहां पे सनराइज ईस्ट में होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी सनराइज कहाँ पे होगा, ईस्ट में होगा। सनराइज जो होगा वो ईस्ट में होगा। दो चीजें हमने समझी। परिक्रमण काल जो कि 88 दिन का है, इसको हम एक साल कहते हैं जनरली, तो एक साल में एक चक्कर लगा, यानी कि 88 दिन का यहाँ पे एक साल हुआ। इसके अलावा जो ये प्लेनेट चल रहा है सन के अराउंड, तो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज चलने से यहाँ पे क्या होगा, एक जो हमारा सनराइज है वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा। अच्छा, इसी प्रकार जो यहाँ पे परिभ्रमण काल है वो 58 डेज का होता है। मतलब कि जो ये अपने ही अराउंड घूम रहा था, इसमें इसको 58 डेज लगते हैं। अपने अराउंड घूमने का मतलब ये कुछ इस तरह से घूम रहा होगा, और जब ये सन के साइड में होता है तो यहाँ पे सन की रे मिलती है इसको, यानी कि सनलाइट मिलता है, तो यहाँ पे दिन होता है। और जो साइड सन के बैक में है, यानी कि सन के अपोजिट साइड में जो फेस इसका पड़ेगा, वहां पे नाइट हो रही होगी, वहां पे रात हो रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि परिभ्रमण काल या परिभ्रमण से दिन और रातें होती हैं। इससे क्या होने वाला है, दिन और रात, क्योंकि अपने ही चारों ओर घूम रहा है, तो जैसे जैसे ये घूमेगा, जो सूर्य के साइड में चीज आएंगी वो दिन होगा, और जो अपोजिट होगा वो नाइट होगा।
जबकि परिक्रमण से क्या बनता है, वर्ष बनता है, सीजन बनते हैं। आगे हम अर्थ वाले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे कितने 58 दिन, तो 58 दिनों का एक दिन होगा वहां पे, मतलब अर्थ के जो 58 दिन होते हैं, लगभग 2 महीने हो गए हमारे, वहां पे एक दिन होगा, यानी कि काफी लंबा दिन और रात चलने वाली है, लगभग 29 दिन का मान के चलिए। और जो एक साल होगा वो हमारा 88 दिनों का होगा। तो ये तो रहा परिक्रमण और परिभ्रमण। सूर्य से दूरी लगभग मैं आपको बता चुका हूं 5 करोड़ किलोमीटर। इसके अलावा जो उपग्रह हैं, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो नो सैटेलाइट हम यहाँ पे कहेंगे, इसका कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी व्यास की, इसका व्यास लगभग 5000 किलोमीटर, या एग्जैक्ट देखो आप तो 4880 4880 किलोमीटर इसका व्यास है। तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, 2440 किलोमीटर इसकी त्रिज्या होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे टेम्परेचर की, ताप की, तो यहाँ पे दिन का जो टेम्परेचर होता है, दिन का टेम्परेचर वो लगभग 370 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और रात का जो टेम्परेचर होता है वो ऐसे ही नेगेटिव में हो जाता है, -170 डिग्री सेंटीग्रेड रात का टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे रहने लायक बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये प्लेनेट तो हमें। 170 डिग्री माइनस काफी ठंडा होगा, और दिन का तापमान 370 डिग्री, ये काफी गर्म होगा, यानी कि वीनस। तो सन से ये है दूसरा प्लेनेट, सन से डिस्टेंस के क्रम में इसका नाम है दूसरा। और अगर हम बात करें आकार के आधार पे, तो आकार के आधार पे ये 5वां ग्रह है। सूर्य से दूरी, सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा, और आकार के आधार पर, आकार के आधार पर छठा ग्रह है, सॉरी 5वां नहीं है, छठा, 5वां तो अपना अर्थ है। तो आकार के आधार पर छठा और सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा प्लेनेट है। अब शुक्र के बारे में अगर आप देखो, तो शुक्र का जो, पहले बात तो शुक्र का परिक्रमण अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे अभी हमने देखा, अगर ये सन है तो जो बुध चलता था, बुध एंटी क्लॉकवाइज चलता था, यानी कि इस डायरेक्शन में चल रहा था, जबकि शुक्र इस डायरेक्शन की ओर चलेगा। ये ध्यान रखना आपको, 2 प्लेनेट हैं जो कि उल्टा चलते हैं, या कह सकते हैं उल्टा चलते हैं। 24 डेज, 224 डेज, और परिभ्रमण काल है 243 डेज। अब समझो कहानी क्या है। पहली बात तो हमने ये समझी कि ये जो सन के अराउंड चलता है, ये क्लॉकवाइज चलता है, घड़ी की सुई की दिशा में चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। तो ऐसे केस में यहाँ जो सनराइज होगा, सनराइज होगा वो ईस्ट में नहीं होके वेस्ट में होगा। इसका जो सूर्योदय होगा वो वेस्ट साइड से होगा, और ईस्ट में इसका सनसेट हो रहा होगा। तो सनसेट इसका होगा ईस्ट में, और सनराइज होगा वेस्ट साइड में, और ये क्लॉकवाइज चलता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा शुक्र के अलावा एक और प्लेनेट है जो कि हमें आगे देखने को मिलेगा, अरुण। शुक्र और अरुण 2 प्लेनेट हैं जो कि क्लॉकवाइज चलते हैं, और सभी, इसके अलावा और सभी अन्य प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 2 प्लेनेट के नाम आपको ध्यान रखने हैं, शुक्र और अरुण, ये क्लॉकवाइज चलेंगे। अच्छा, क्लॉकवाइज चलने से वेस्ट में इनका सनराइज होगा, एक चीज। दूसरी जो बात यहाँ पे स्पेशल आ रही है वो ये है कि इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल का मतलब कौन सा समय, 1 वर्ष वाला समय। 1 वर्ष से क्या होता है, 1 वर्ष से वहां पे सीजन चेंज होते हैं, ऋतुएं चेंज होती हैं, है ना। वार्षिक जो घटनाएं होती हैं वो देखने को मिलेंगी हमें, ठंडी गर्मी होगी, बरसात होगी, सूखा, इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। तो
224 दिनों का है। और जो परिभ्रमण काल है यानी कि जो अपने ही चारों ओर घूम रहा है, जिससे कि एक दिन बनता है, 1 डे होगा, जिससे कि दिन और रात होती हैं, वो यहाँ पे बड़ा है। इंटरेस्टिंग। साल छोटा है, दिन बड़ा है। दिन में 243 दिन, अर्थ के 243 दिनों के बराबर वहां पे एक दिन होगा, और अर्थ के 224 दिनों के बराबर वहां पे एक साल होगा। यानी कि वहां पे सूर्य के अराउंड चलने में जो समय लगता है वो कम लगता है, जबकि वो अपने चारों ओर लगा घूमने में, एक चक्कर पूरा करने में, एक घूर्णन पूरा करने में ज्यादा समय लगाता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे परिभ्रमण काल ज्यादा है, यानी कि दिन ज्यादा बड़ा है साल से। इसके अलावा ये और भी अलग बातें करता है, यानी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक हो गया। सूर्य से दूरी की अगर हम बात करें तो सूर्य से दूरी के क्रम में इसका चूंकि दूसरा स्थान है, और 5-5 करोड़ बढ़ा दिया करो आप अर्थ तक, तो फिर उसके बाद हमें दूरी पढ़नी भी नहीं होगी। पहला 5 करोड़ पे, दूसरा 10 पे, तीसरा अर्थ को हम 15 पे देखेंगे, तो 5, 10, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी यहाँ पे होगी। अच्छा, सैटेलाइट की बात करें तो शुक्र के पास भी कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट, कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें व्यास की, यह 12,000 किलोमीटर याद रखिए आप, जैसे वो 5,000 किलोमीटर हमने याद रखा है, और ये 12,100 किलोमीटर है, तो 12,000 किलोमीटर का इसका व्यास हो गया। अब टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। अच्छा, सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा जो गर्म ग्रह होगा वो शुक्र ही होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वाधिक गर्म ग्रह, तो ऐसे केस में इसका आंसर होगा शुक्र। अच्छा, कई बच्चों को लगता है कि सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक बुध है, तो बुध ही सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, शुक्र नहीं। ऐसा नहीं है। अब कौन सा ग्रह किस तरह की कंडीशंस में है, उसके अकॉर्डिंग हीट होगा ना। अगर यहाँ पे हीट नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है तो उतनी हीट इसके पास नहीं होगी, जबकि यहाँ पे आप शुक्र में देखो तो यहाँ पे CO2 वगैरह काफी है, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे हीट है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 5 करोड़ ही तो है, 5 करोड़ किलोमीटर। तो बेसिकली सबसे ज्यादा गर्म ग्रह ये बुध नहीं है, जबकि शुक्र है। तो अच्छा, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, तो इसका जो दिन का तापमान होता है वो लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स रहता है। अब यहाँ पे चूंकि CO2 काफी ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। हमें नाम काफी सारे हमें देखने को मिलेंगे, इनके नेम आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो आप देखो, ये काफी गर्म ग्रह है, 400 डिग्री इसका टेम्परेचर है, और CO2 यहाँ पे मौजूद है, तो इसीलिए इसको, क्योंकि ये काफी गर्म है, इसलिए इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है, प्रेशर कुकर प्लेनेट कहा जाता है। आप इसको पूरी बात लिखोगे इस ग्रह को प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गर्म ग्रह है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम अर्थ और शुक्र को कंपेयर करेंगे तो ये लगभग सेम है, सेम इन द सेंस इनका स्ट्रक्चर देखने में, जैसे इसका आप देख रहे हो व्यास जो है 12,000 है, तो पृथ्वी का भी लगभग व्यास 12,000 किलोमीटर ही है, तो ये लगभग सेम आकार के हैं, तो इसी वजह से इसको सिस्टर प्लेनेट भी कहा जाता है, भगिनी ग्रह कहेंगे हिंदी में, भगिनी ग्रह या सिस्टर प्लेनेट भी कहा जाता है। तो सूर्य पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा जब प्रारंभ में बहुत पहले ऋषि मुनि लोग जब रिसर्च करते थे इन चीजों पे, तो वो इस शुक्र ग्रह को तारा समझते थे बेसिकली, क्योंकि ये गर्म तो है ही बहुत ज्यादा, तो गर्म होने की वजह से जैसे हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखता है, वैसे इसमें भी लाइट सी दिखती थी, अभी भी दिखती होगी जो कि। और इसके साथ साथ इसका जो रोटेशन टाइम है आप देखो 243 डेज, 365 अर्थ का, तो लगभग यहाँ पे भी अर्थ के सिमिलर है। तो एक साल, ऐसी घटना एक साल में एक ही बार होती है,
जबकि ये दिखता है, और ये दिखता है तो सुबह और शाम दोनों टाइम दिखता है। तो दोनों टाइम दिखता है चूंकि ये, तो इसीलिए इसको सांझ और भोर का तारा, या अलग अलग भी कह सकते हैं, सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा कहते हैं। किसे कहते हैं? वीनस को। तो अगला प्लेनेट हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ, जो कि 3rd नंबर का प्लेनेट है सन से डिस्टेंस के ऑर्डर में। तो अपना प्यारा अर्थ। देखो, जो सोलर सिस्टम में इसका नंबर है, पहले ये सन हो गया, सन के बाद है मरकरी, फिर है वीनस और फिर है अर्थ। तो ये 3rd नंबर का प्लेनेट है हमारा अर्थ। और सबसे पहला सूर्य से दूरी के क्रम में इसका तीसरा स्थान है। और जो इसका आकार के आधार पर क्रम होगा, आकार के आधार पर इसका 5वां क्रम है, 5वां स्थान है। अगर हम बात करें आंतरिक ग्रहों में, तो आंतरिक ग्रहों में से सबसे बड़ा प्लेनेट है अर्थ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा जो प्लेनेट होगा वो अर्थ होगा। इसके अलावा इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण यानी कि सन के अराउंड चलना, तो सन के अराउंड ये भी ईस्ट से वेस्ट की ओर चलता है, यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर इस तरह से ये भी ट्रेवल करेगी अर्थ। तो इससे क्या होता है, एक तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और दूसरा जो सनराइज है वो ईस्ट में होगा, सूर्योदय ईस्ट में होगा, जबकि सनसेट वेस्ट में होगा। तो इसका परिक्रमण काल यानी कि सन के अराउंड एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन और लगभग 5 घंटे 48 मिनट का टाइम लगता है। तो सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड के लगभग समय लगता है, जो कि वार्षिक गति है। हम इसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण यानी कि वार्षिक गति। तो इससे हमारा पूरा एक साल बनता है, एक साल है ये। और इसके अलावा इसको आप, इसकी वजह से क्या चेंज होगा? ऋतु परिवर्तन होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वार्षिक गति की वजह से क्या चेंज होता है? सीजन चेंज होते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, इसका परिभ्रमण काल। तो परिभ्रमण काल इसका होगा 24 आवर, यानी कि एक दिन बनेगा परिभ्रमण। खुद के चारों ओर घूमने में इसको कितना 24 आवर लगते हैं। इसका मतलब ये बना हमारा एक दिन के बराबर। एक दिन में पृथ्वी अपने अराउंड घूम लेती है। अच्छा, अपने अराउंड घूमने का मतलब क्या हुआ कि ये अगर अर्थ है तो इसको लट्टू की तरह आप देखो, अगर इसका जो पोल है वो सीधे रहेगा तो पोल ऐसे होंगे, और ये ऐसे घूम रहा होगा। आप कल्पना करिए ये घूम रहा है इधर पे इस तरह से, बट ये एग्जैक्ट इस तरह से स्ट्रेट नहीं है, लट्टू सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा झुका हुआ है। ये इस तरह से झुका हुआ है, जो कि इसकी सीधी लाइन थी पहले वाली। मैं इसको और लंबा कर देता हूं, ये वाली लाइन। और जिस एंगल पे ये झुका हुआ है, इसके बीच में 23.5 डिग्री का एंगल बनता है। तो 23.5 डिग्री हमारी अर्थ झुकी हुई है, तो सीधे नहीं चल रहा है, थोड़ा सा झुका हुआ चल रहा है। और इसके अलावा इसकी जो स्पीड है, अपने ही पथ पे रोटेट करने की स्पीड, मतलब अगर आप चक्री घुमाएं ऐसे, तो जो स्पीड होगी अर्थ की वो होगी 1620 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस स्पीड से अपने ही चारों ओर चल रहा है, और इसको एक दिन का समय ऐसा करने में लग रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा दिन और रात होते हैं। तो एक दिन है मतलब इससे क्या हुआ? डे और नाइट हुए।
आपको ध्यान रखना है परिभ्रमण से क्या होता है और परिक्रमण से क्या होता है। तो परिक्रमण से क्या होता है, ऋतुएं चेंज होती हैं, और जबकि परिभ्रमण एक दिन में होता है, इस स्पीड से होता है, तो इससे क्या चेंज होते हैं, दिन और रात चेंज होती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो हमारी अर्थ है ये अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। अपने अक्ष पर इसका झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। अक्ष पर झुकाव है 23.5 डिग्री। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अर्थ के बारे में। अभी हम बहुत डिटेल में अर्थ को नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे सारे प्लेनेट के बारे में हमने मोटे मोटे पॉइंट कुछ पढ़े, इंपोर्टेंट फैक्ट, वैसे ही अर्थ को भी हम पढ़ेंगे, और फिर आगे जाके ज्योग्राफी में तो हमें अर्थ को ही पढ़ना है पूरा। तो अगर हम देखें जो हमारी अर्थ है उसकी व्यास कितना है, उसका डायमीटर कितना है, यानी कि अगर हम देखें अर्थ यहां से यहां तक, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में अगर इसकी लेंथ मेजर की जाए तो ये लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहली बात तो जो हमारा अर्थ है उसकी आकृति गोल नहीं है, इसके लिए एक वर्ड आता है जो कि होगा जियोड। आकृति जियोड है। अच्छा, गोल नहीं है, जैसे हम कहते हैं जनरली हमारा सिर गोल है, तो सिर कहाँ गोल है, अगर हम गर्दन से ऊपर देखें तो नाक है, फिर कहीं पे गड्ढे हैं, है ना, आंखों में, कान में गड्ढे हैं, कान में ये, तो ओवरऑल हम बोल देते हैं कि गोल सिर है या गोल चेहरा है। तो गोल चेहरा कैसे हो सकता है किसी का, है ना। ऐसी अर्थ के लिए भी हम जनरली गोल बोलते हैं, बट वो गोल नहीं हो सकते क्योंकि वहां पे माउंटेन भी हैं, बहुत सारे खाइयां भी हैं, रिवर हैं, बहुत कुछ है वहां पे, तो ऐसे में एक गोल नहीं हो सकता। तो इसकी शेप के लिए जो वर्ड आता है वो आता है जियोड। तो ओवरऑल अगर हम देखें, अगर हम इसको गोल मानते हुए माने, तो जो इसका डायमीटर है, इसका शेप किस तरह से आता है, थोड़ा सा इसका जो पोल से है थोड़ा सा कम लेंथ है इसमें, जबकि यहाँ पे ईस्ट वेस्ट में ये थोड़ी सी ज्यादा होगी। मैं थोड़ा सा ज्यादा करके इसको बना रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस दिखे। ये वाली लाइन ज्यादा है और ये पोल्स पे ये कम है, इतना डिफरेंस नहीं दिखेगा, हल्का सा डिफरेंस है 42 किलोमीटर का केवल। तो ये बहुत मैं ज्यादा बना रहा हूं ताकि ये क्लियरली दिखे कि ऐसे लेंथ इसकी ज्यादा है, और पोलों पे इसका कम है 42 किलोमीटर। तो कितना है इसका जो व्यास है ईस्ट टू वेस्ट, ये है 12,756, 12,756। ध्रुवों पर यह लंबाई 12,714 है। तो 12,756 भूमध्य रेखा पे, ये भूमध्य रेखा कहेंगे, आगे पढ़ेंगे हम इसको, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखीय व्यास कितना हो गया इसका, 12,756, और ध्रुवीय व्यास ये हो गया हमारा 12,714। तो इस तरह से थोड़ा सा ये चिपटा हुआ है, और जिस शेप को हम क्या बोलते हैं, जियोड बोलते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे अगला फैक्ट लिख रहा हूं, भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास 12,756। क्या है ये, यूनिट किलोमीटर। इसके अलावा अगर हम देखें ध्रुवीय व्यास, यानी कि ऊपर से नीचे तक इसकी लेंथ, ध्रुवीय व्यास, तो ध्रुवीय व्यास में 42 किलोमीटर कम कर दो आप, तो 12,714 किलोमीटर ये होगा इसका ध्रुवीय व्यास, किलोमीटर में है। तो अगर आपको पूछा जाए कि इसकी त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या भी, क्योंकि भूमध्य रेखा की त्रिज्या पूछा जा सकता है, तो व्यास का ठीक आधा होता है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अगर आधा कर दें तो ये हमारे पास में रेडियस आ जाएगा।
तो ये हो गया ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्वोच्च बिंदु। सर्वोच्च बिंदु, अब चूंकि जियोड है, गोल नहीं है ना, जियोड है तो कहीं पे ऊंचाई होगी, कहीं पे गहरा होगा, है ना। जैसे हमारी नाक सबसे ऊंचा हमारा यही होगा, और आंखों में अगर हम देखें तो यही सबसे डेप्थ हो सकता है। तो अगर सर्वोच्च बिंदु की बात करें तो ये कोई पर्वत होगा, है ना। तो ये सबसे हाईएस्ट जो पर्वत है अर्थ पे वही होगा। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8,848 मीटर, यानी कि 8.8 किलोमीटर कह सकते हैं। ये 8,848 मीटर, या कहीं कहीं पे आपको ये 8,850 मीटर भी दिखेगा। 8,850 दिखे या 48 दिखे, दोनों सही हो मीटर में। ऐसे ही जैसे सर्वोच्च बिंदु है वैसे ही निम्नतम बिंदु भी होगा, या सबसे डेप्थ वाला जो पॉइंट है निम्नतम बिंदु हम उसको कहेंगे। तो निम्नतम बिंदु की अगर हम बात करें तो ये किसी महासागर में होना चाहिए, और प्रशांत महासागर में इसका आंसर छुपा होगा। तो एक खाड़ी है जिसको हम कहते हैं मारियाना खाड़ी, मारियाना ट्रेंच, मारियाना खाड़ी, जो कि प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में है। अब देखो जो ये 8,850 मीटर हाइट दिख रही है, ये कहाँ से मेजर करी। जैसे मेरी हाइट 5.5 फीट होगी, तो मैं अर्थ से इसको मेजर कर रहा हूँ, अर्थ से कितना ऊपर है, यानी कि सरफेस से, है ना, जहां पे भी मैं हूँ उस सरफेस से कितना ऊपर है। तो ये कहाँ से हमने मेजर किया 8,800, कहाँ कौन सा पॉइंट है जहां से ऊपर को इतना है। तो ये बेसिकली सी लेवल से मेजर किया जाता है। तो सी लेवल से 8,848 मीटर ऊपर है ये हमारा माउंट एवरेस्ट। जबकि हमारा नहीं है, पूरी कहाँ पे है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो मारियाना खाड़ी प्रशांत महासागर में है इसी प्रकार। तो सी लेवल यानी कि अगर यहां तक पानी है तो इससे नीचे को अगर हम एक पॉइंट देखें तो वो सबसे डेप्थ वाला मारियाना ट्रेंच होगा। और इसी सी लेवल से अगर ऊपर जाएंगे हम तो सबसे जो ऊपर तक जहां तक हम जा सकते हैं वो माउंट एवरेस्ट है। तो बेसिकली इसकी जो डेप्थ है वो है 11,033 मीटर। 11,033 मीटर मतलब समुद्र तल से जितना ऊपर पहाड़ है उससे नीचे कोई खाड़ी है, और 3,000 मीटर लगभग ये ज्यादा है। तो अगर माउंट एवरेस्ट को पूरा उखाड़ के उसमें डाल दिया जाए तो ये पूरा का पूरा डूब जाएगा, जबकि 3,000 मीटर और बचेंगे। तो सर्वोच्च बिंदु जो कि अर्थ पे है नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, और निम्नतम बिंदु मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में, और 11,033 मीटर ये गहरा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अर्थ के बारे में। तो सूर्य से दूरी, सूर्य से दूरी। अब देखो हमने अभी पढ़ा है जो पहला प्लेनेट है यानी कि मरकरी वो 5 करोड़ किलोमीटर, जो दूसरा प्लेनेट है वीनस वो 10 करोड़ किलोमीटर, और तीसरी अर्थ अपनी 15 करोड़ किलोमीटर। ये एक अप्रोक्स वैल्यू हम लेके चल रहे हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए याद करना। तो 5, 10, 15 पे हम हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्योंकि सूर्य और अर्थ ये दोनों अपने अपने प्लेनेट है हमारे, सूर्य अपना सूर्य है और अर्थ अपने धरती है। तो हमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू और इसके अलावा मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस सब कुछ अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसके लिए 3 दूरियां। सबसे पहला है न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, फिर है अधिकतम दूरी, और फिर इसका आ जाएगा
औसत दूरी, औसत दूरी। तो न्यूनतम, अधिकतम और एवरेज डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच में हम देखने वाले। तो जो न्यूनतम डिस्टेंस हम सन और अर्थ के बीच में देखेंगे वो होगा 14.7 करोड़ किलोमीटर, 14.7 करोड़ किलोमीटर। वहीं अधिकतम डिस्टेंस 15.2 करोड़ किलोमीटर, 15.2 करोड़ किलोमीटर। और अगर इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं प्लस करके तो एवरेज निकल आएगा जो कि होता है 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो जनरली जो आपसे पूछा जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच का औसत दूरी या दूरी, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा ये एवरेज वाला ही चांसेस हैं। वैसे कोई से भी इसमें से डिस्टेंस गिवन हो सकती है, सारे ऑप्शन एक साथ में होंगे, कोई एक ऑप्शन ही गिवन होगा और जनरली एवरेज दूरी ही पूछी जाती है। तो सूर्य और अर्थ के बीच में एक है 14.7 करोड़ किलोमीटर, एक है 15.2 और दोनों का एवरेज 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो और लगभग 15 के अप्रॉक्स है, तो 15 तो आपको याद रहेगा ही, तो 15 से आप आइडिया लगा सकते हो 14। एक बार आप ये नंबर्स देख लोगे तो आपको ये याद रहेंगे, ठीक है। 15 इसलिए आपको बताया गया। अच्छा, सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी। अब सूर्य का एक उपग्रह भी है। अगर हम बात करें, पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी के उपग्रहों के बारे में तो अभी तक हमने दोनों प्लेनेट जो पढ़े हैं उनका कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं हुआ। अब सैटेलाइट क्या होता है, उपग्रह क्या है? जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो ये सोलर सिस्टम का पार्ट बनी। ऐसी अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड घूमता है तो उसको अर्थ का सैटेलाइट कहेंगे, यानी कि वो अर्थ का ही भाग है ऐसा माना जाएगा। तो अर्थ के अराउंड घूमता है एक प्लेनेट जो कि है मून, चंद्रमा। तो इससे पहले वाले दोनों प्लेनेट यानी कि बुध और शुक्र, इन दोनों के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है अपना। तो अर्थ पहला प्लेनेट है जिसका कि कोई उपग्रह अब आएगा। तो इसका टोटल एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है, मून है। चंद्रमा और चंदा मामा वाला वही है ये चंद्रमा यानी कि मून, एक उपग्रह है, राइट, एक उपग्रह है। अच्छा, अगर उपग्रह है तो इसका भी दूरी हमें पता होना चाहिए। चंद्रमा से कितनी दूरी इसकी है? चंद्रमा से दूरी, तो चंद्रमा से भी तीनों दूरी हमें याद रखनी पड़ेंगी, यानी कि न्यूनतम दूरी क्या है, अधिकतम दूरी क्या है और इसका माध्य क्या है, यानी कि औसत दूरी क्या है। औसत दूरी क्या है? तो सबसे पहले न्यूनतम दूरी अगर हम देखें ये है 364 किलोमीटर, 364,000 किलोमीटर, यानी कि 3,64,000 किलोमीटर। अधिकतम दूरी इसके बीच में हो जाती है 4,06,000 किलोमीटर और औसत दूरी हो जाती है 3,84,000 किलोमीटर। तो ये तीन दूरियां भी हमें ध्यान रखनी है। और अगेन अगर आपसे पूछा जाता है तो 90% चांसेस हैं कि ऑप्शन में आपको एवरेज वाली ही डिस्टेंस मिलेगी। तो तीनों दूरी फिलहाल हम याद रखेंगे। जो चंद्रमा और अर्थ के बीच में न्यूनतम दूरी है वो है 3,64,000 और अधिकतम दूरी है 4,06,000 किलोमीटर और औसत दूरी हो जाती है 3,84,000 किलोमीटर। ग्रह कहा जाता है नीला ग्रह। नीला ग्रह इसको क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण, जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अर्थ पर 70% वाटर है और ये वाटर ओशियन वाटर है, समुद्री खारा पानी है। तो जब इसको आप ऊपर से यानी कि अंतरिक्ष से देखोगे तो आपको ये पानी ही ज्यादा दिखेगा क्योंकि 70% तो वाटर ही है, तो वो नीला पानी दिखेगा। तो जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट है इसीलिए इसको हम रहने योग्य भी है।
अब इन्वायरमेंट क्या क्या है, जल, पूरा हम आगे इन मंडलों को पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हमें जो अर्थ के बारे में ये पॉइंट है, इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो मार्स सन से दूरी के क्रम में फोर्थ, जबकि आकार के क्रम में कौन सा हो जाएगा, सेवंथ प्लेनेट है, सेकेंड लास्ट है। इससे केवल छोटा कौन सा होगा, मरकरी होगी। तो मरकरी से बड़ा, तो सेवंथ प्लेनेट ये हुआ। तो अगर बात करें मार्स की, तो मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह कहने का जो रीजन है वो ये है कि यहाँ के जो सरफेस में आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं, आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर लाल होता है। और चूंकि ये अर्थ के लगभग सिमिलर है, अर्थ के समान कैसे है, एक तो यहाँ पे पानी के संकेत मिलते हैं, पानी ही नहीं यहाँ पे बाढ़ भी आई होगी किसी टाइम पे, ऐसा अनुभव लगाया जाता है। और इसके अलावा इसका जो परिभ्रमण काल है वो भी, यानी कि अपने चारों ओर घूमना, यानी कि एक दिन, ये भी लगभग 24 आवर का ही होता है, 24 आवर 37 मिनट लगभग होता है। जबकि परिक्रमण काल सन के अराउंड घूमने में इसको लगभग 2 वर्ष लगते हैं, अर्थ के 2 वर्ष, यानी कि 687 डेज लगभग लगते हैं। ये वाला जो है ये स्पेशल है क्योंकि एक दिन अर्थ और यहाँ पे सेम है। और इसके अलावा यहाँ पे इन्वायरमेंट भी है जो कि लगभग अर्थ की तरह है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि हम मार्स पे जा रहे हैं या मार्स मिशन जा रहे हैं, तो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि ये रहने लायक है। अब इसको गंदा करने की सोच रहे हैं हम, अर्थ तो गंदी हो रही है धीरे धीरे, और धीरे धीरे क्यों, बहुत अच्छी स्पीड में हम गंदा कर रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि हम मार्स को भी गंदा करके आए थोड़ा सा, तो इसलिए हम मार्स की ओर जा रहे हैं। तो लाल ग्रह कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो, चूंकि वातावरण है यहाँ पे, वातावरण, तो वातावरण में सबसे ज्यादा CO2 पाई जाती है। CO2 के बाद मीथेन गैस भी यहाँ पे है। काफी पर्वत भी हैं, जिनमें जो मेन पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत जो यहाँ पे सबसे ऊंचा है वो है निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। अच्छा, ये केवल मार्स का ही सबसे ऊंचा नहीं बल्कि पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उससे 3 गुना बड़ा है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है एवरेस्ट से। इसके 2 उपग्रह हैं, 2 उपग्रहों के नाम, एक का नाम है फोबोस, फोबोस, और एक का नाम है डीमोस। फोबोस और डीमोस 2 इसके उपग्रह हैं। प्लेनेट होगा वो होगा बाह्य ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह और गैसीय ग्रह, बृहस्पति यानी कि जुपिटर। तो बृहस्पति के बारे में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे बड़ा आकार। दूसरा पॉइंट इसके बारे में हमें ध्यान रखना है, सूर्य से 5वां ग्रह है, सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां ग्रह है। इसके अलावा अब यहां से हमारे जो प्लेनेट हैं ये गैसीय ग्रह हैं, गैस के केवल गोले हैं, यहाँ पे कोई भी ठोस सरफेस नहीं होगा। यानी कि अगर जुपिटर के ऊपर किसी को रख दिया जाए तो वो सीधे नीचे गिर जाएगा, अगर केवल यहाँ पे ग्रेविटी भी हो तो, नहीं तो तैरते ही रह जाएगा। यानी कि कोई भी ठोस सरफेस नहीं है यहाँ पे, गैसीय केवल गोले हैं।
नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इसके बारे में जो अब स्पेशल बात है वो ये है कि सभी हमारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा उपग्रह भी इसी के पास है। इसके पास लगभग 62 उपग्रह हैं। अब ये नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम जो सैटेलाइट हैं वो किस प्लेनेट के हैं, तो हमारा आंसर जुपिटर ही होगा। भ्रमण की तो परिभ्रमण यानी कि सेल्फ अपने चारों ओर घूमना, जिससे कि दिन रात होंगे, तो ये सभी ग्रहों में सबसे तेज परिभ्रमण करता है, सर्वाधिक तेज परिभ्रमण करता है, सर्वाधिक तेज परिभ्रमण करता है। और ऐसा करने में इसको 9 घंटे का समय लगता है। 9 आवर में ये अपना अक्ष पे घूमता है। और अगर बात करें परिक्रमण काल की, तो परिक्रमण काल इसका होगा 12 वर्ष या 11.86 वर्ष। तो एक चक्कर सन का लगाने में इसको लगभग 12 साल लगते हैं, अर्थ के 12 साल हैं। इसके अलावा जो इसके उपग्रह हैं 62, इनमें गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह ये होगा गैनीमेड।